नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम डिबेट में आप सभी का स्वागत है। डिबेट में आज हम बात करने वाले हैं कि मोदी की राह पर मोहन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार शपथ ली और शपथ लेते ही सबसे पहली फाइल जो उन्होंने हस्ताक्षर किए वो थी किसानों से संबंधित, और उसी से प्रेरणा लेते हुए आज 89 दिन बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट की बैठक हुई और इस कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। कैबिनेट में फैसला हुआ है कि प्रदेश में प्रमोशन न होने से डॉक्टरों के खाली पड़े हुए 607 पद अब सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। इसके अलावा 46,491 नए पदों का सृजन करके भर्ती करने का फैसला किया गया है। कैबिनेट ने इसके अलावा बिजली सब्सिडी के लिए 24,420 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है और किसानों के हित में सरकार ने यह फैसला लिया है कि 24,420 करोड़ की सब्सिडी दी जाएगी। राज्य सरकार यह सब्सिडी अलग अलग वर्ग के लोगों को दे रही है। घरेलू उपभोक्ताओं को 6,000 करोड़ की सब्सिडी मिली है। किसानों को सामान्य वर्ग को 13,000 करोड़ और SC/ST वर्ग को 5,000 करोड़ की सब्सिडी मिली है। इसके साथ ही रानी अवंतीबाई विश्वविद्यालय सागर, तात्या टोपे विश्वविद्यालय गुना और क्रांति सूर्य टंट्या भील विश्वविद्यालय खरगोन के विश्वविद्यालय को उच्च शिक्षा विभाग से संबद्ध करते हुए सुविधाएं देने के लिए भी बात की गई है। कैबिनेट में चर्चा हुई कि गौवंश रक्षा वर्ष के रूप में यह वर्ष घोषित किया गया है। इसमें गौशालाओं के उन्नयन करने, सड़क पर घूमने वाले गौवंश को गौशाला तक पहुंचाने, बीमार होने वाले गौवंश को उपचार की सुविधा देने और घायल गौवंश को अस्पताल तक पहुंचाने का काम किया जाना है। भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार, हमने देखा कि जैसे ही मुख्यमंत्री ने शपथ ली और पहली कैबिनेट में जो निर्णय लिए वो थे धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर को हटवाने का और खुले में मांस बिक्री बंद कराने का। आज किसानों के हित की बात कही गई। हालांकि कहा जाता है कि चुनाव खत्म हो जाने के बाद में कौन जनता की परवाह करता है, लेकिन मोहन यादव ने यह बात साबित कर दी कि भले ही आचार संहिता लगी थी, वो चुनाव में व्यस्त थे, पार्टी के कार्यक्रमों में व्यस्त थे, लेकिन उसके बावजूद उन्हें ध्यान था कई चीज़ों का और आज उन्होंने उन फैसलों को मंजूरी देकर के ये बात दर्शा दी है कि चुनाव खत्म हो जाने के बाद भी जनता का ख्याल रखा जाता है। हालांकि बिजली विभाग की जो बात कही जा रही है, सब्सिडी की बात कही जा रही है, क्योंकि मई माह में जो बिल आए हैं, अधिकतर बिलों में, बिजली के बिलों में सब्सिडी नहीं दी गई है, तो अब ये राशि जारी कर दी गई है। मई माह में जब बिल आए जिसमें सब्सिडी नहीं दी गई थी, उसको लेकर के सियासी गलियारों में चर्चा हुई और अब 24,420 करोड़ की सब्सिडी दी गई है। उसको लेकर भी कई तरह की चर्चाएं हैं कि पहले जनता को लूटा गया, फिर जनता को दिया जा रहा है और बिजली विभाग जो है महंगे दामों पर बिजली दे रहा है, राज्य सरकार दूसरे राज्यों को सस्ते में बिजली दे रही है। तो अगर मोदी की राह पर मोहन चल रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं, गौवंश की बात कर रहे हैं, तो प्रदेश के विकास में, क्योंकि आने वाले अभी 4.5 साल उन्हें मुख्यमंत्री रहना है, उनकी गतिविधि, उनकी कार्यप्रणाली क्या प्रदर्शित करती है, इस पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान है हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता वंदना त्रिपाठी हमारे साथ है। वंदना जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता केदार सिरोही जी हमारे साथ हैं। केदार सिरोही जी, आपका स्वागत करते हैं। और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर RK शुक्ला जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर RK शुक्ला जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत करूंगा चर्चा की, वंदना त्रिपाठी जी आपके पास आना चाहूँगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव के फैसले, वो फैसले जैसा कि कहा गया कि आचार संहिता चल रही थी, मई में बिल आए, जब बिजली के बिल आए तो उसमें सब्सिडी काटी गई और पहले की अपेक्षा 3 गुने 4 गुने बिल उपभोक्ताओं तक पहुंचे हैं। ये सब्सिडी देकर के उसकी भरपाई की जा रही है। किसानों की जो बात कही गई है कि किसानों को जो सब्सिडी दी जानी है बिजली की 24,420 करोड़ की है, तो ये बात आचार संहिता से पहले भी अगर लागू हो जाती तो जनता को परेशान नहीं होना पड़ता। जी नमस्कार सूरज जी, बाकी भी नमस्कार। जी, सबसे पहले तो हमें चाहिए कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी किस प्रकार से कैबिनेट जो उन्होंने जो आज दी है उसमें आपने सुना, उन्होंने विभिन्न तथ्य और आंकड़े पेश किए हैं कि दिनों में क्या सरकार ने कार्य किए हैं। सरकार ने जो भी कार्य किए हैं उसका पूरा एक विवरण उन्होंने के सामने पेश किया है, मीडिया को प्रदान किया है।
विपक्ष के सामने भी पेश किया है। अब रही बात, अगर हम उनके जो अभियान चल रहे हैं, जो अभी सबसे वर्तमान में जो उनके तत्काल में जो अभियान चल रहा है, जल गंगा संवर्धन अभियान, जिसको लेकर वो बहुत संवेदनशीलता दिखा रहे हैं, स्वयं जाकर तालाबों का, बावड़ियों का जो गहरीकरण है उसका कार्य करवा रहे हैं, सौंदर्यीकरण का कार्य करा रहे हैं, संरक्षण का कार्य करा रहे हैं। तो ये दर्शाता है कि माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी पर्यावरण से लेके किसानों तक सबके लिए बहुत संबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। आपने देखा आज किस प्रकार से 24,220 करोड़ रुपए विद्युत विभाग के खाते में डाले गए हैं और वो आवंटित किए गए हैं, और वो किसानों को, जो गरीब लोग हैं, उनको प्रदान करने के लिए ही दिए गए हैं। कहीं ना कहीं हम ये चाहते हैं कि जो हमारे किसान भाई हैं, उन्हें अभी उनके धान की फसल का, मूंग की फसल का समय आ रहा है, तो उन्हें परेशान ना होने पड़े, उन्हें लगातार बिजली प्राप्त होती रहे, निरंतर बिजली की सप्लाई बनी रहे और उन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी ना आए। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने संवेदनशीलता के साथ ये निर्णय लिया है। ये दर्शाता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी पर्यावरण से लेकर जो वातावरण है और उसके अलावा जो हमारे किसान है, गरीब है, हर चीज पर ध्यान दे रहे हैं। तो उन्होंने अभी पूर्व में भी जो निर्णय लिए थे, आपने देखा था किस प्रकार से हरदा का जो कांड था, या बाकी के भी जो माफिया, जो रेत माफिया वाला जो इंसिडेंट हुआ था, उन सब में उन्होंने ये दिखाया है कि वो एक अच्छे मुख्यमंत्री की भांति कार्य कर रहे हैं। और अभी ये बहुत गलत होगा किसी भी प्रकार का आकलन लगाना कि मुख्यमंत्री जी किसी चीज की भरपाई करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो एक मुख्यमंत्री के रूप में खुद को स्थापित कर रहे हैं, वो एक मुख्यमंत्री के रूप में ये दिखा रहे हैं कि प्रदेश के लिए वो कार्य करने के लिए तत्पर हैं। और जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी कहती आई है कि अंतिम पंक्ति के व्यक्ति का भी ध्यान रखा जाएगा, तो वही कार्य करने में मुख्यमंत्री जी लगे हुए हैं। छोटा सा एक विवरण आपको देना चाहूंगी सूरज जी, छोटा सा एक विवरण देना चाहूंगी। आज जो बैठक हुई थी, उसमें बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा हुई थी। एक तो जितने भी मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, उन्हें उनसे ये कहा गया था कि संकल्प पत्र में उनके जो भी विभाग है उससे जो भी रिलेटेड गारंटीज मोदी जी की हैं, उनको लेकर उन्होंने क्या रोड मैप तैयार किया है, उसे मुख्यमंत्री जी के सामने पेश किया जाए और उस पर कार्य शुरू किया जाए। दूसरा, कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने वर्चुअल बैठकें करी कलेक्टरों के साथ, आईजीज के साथ। तो आप देखिए हर बिंदु पर वो कार्य कर रहे हैं। ठीक है, वापस आता हूँ। बहुत सारी बातें आपने कही। हालांकि 1 जुलाई से मध्य प्रदेश में नए कानून भी लागू होना है, पूरे देश में नए कानून लागू होना है, तो उसको लेकर भी तमाम तरह की चीज़ें हैं। और आपने बहुत सारी बातें कही हैं किसानों को लेकर के, और आज जो फैसले हुए हैं और उन्होंने अपनी जो उपलब्धियाँ भी बताई हैं, इन सब के बीच में आपने एक बात कहा कि वो अच्छे मुख्यमंत्री साबित हो रहे हैं, लेकिन ये इस बात का फैसला तो जनता करेगी। केदार सिरोही जी, आपके पास आना चाहूँगा कि मोहन यादव अच्छे मुख्यमंत्री बन रहे हैं या अच्छे मुख्यमंत्री हैं? अभी तो दोनों नहीं है, अभी तो देखना पड़ेगा। इतनी जल्दी अनुमान कैसे लगा सकते हैं? हाँ। अभी तक तो मुझे कोई उनका बहुत अच्छा एक्शन रोल दिखा नहीं। हाँ। रेत वाले में मुझे सबसे फ्लॉप मुख्यमंत्री दिखे। एक दिन बड़ी ताबड़तोड़ एक्शन हुई, जबरदस्त 300 कार्रवाई हो गई। बता दो अभी पिछले 8 दिन में कोई कार्रवाई हुई हो तो? सारा दुगने स्तर पे काम हो रहा है। तो ये तो सुपर फ्लॉप है ना, इसको तो सुपर फ्लॉप कहेंगे। मैं तो ये कहूंगा कि डंडा दिखा के और कुछ तो निकल गया। जनरली लोग क्या करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं और वसूली करते हैं। तो ये कार्रवाई रुक गई है। मैं तो इसलिए कहूंगा कि कहीं मुख्यमंत्री वसूली भाई तो नहीं। ये बहुत बड़ा आरोप लगा रहा हूँ मैं। जी भाई आप 3 दिन एक्शन करते हो और 3 दिन के बाद में आप गायब हो। आ रहा हूँ वंदना जी, कैसे काम चलेगा? तो बातें बड़ी करने, देखिए वो ये कारपोरेट का सिस्टम इधर नहीं चलेगा। आईएएस का सिस्टम एक पॉलिटिकल लीडर के लिए नहीं चलता। खूब चर्चा करो, खूब चिंता करो, काम कुछ मत करो। तो ये काम से पॉलिटिक्स नहीं होती है। जनसेवा जो है वो ज्यादा काम करने से रहती है, समस्या का समाधान निकालने की तरफ होती है। ठीक है। और समाधान भी इस तरीके का निकालना रहता है कि उसमें सारा बैलेंस हो। अब उस दिन एक्शन ले ली, 300 एफआईआर हो गई, उसमें पता पड़ा 200 से ज्यादा भाजपा के नेता थे, अब वो सब गायब हो गए। अब वो उससे डबल खुदाई हो रही है। सबसे ज्यादा रेतें बिक रही है। अभी गाय की बात कर दी इन्हें। 60-70 लाख मुझे तो ज्यादा आंकड़ा लगता है। मैं अभी आंकड़ा देखे भी इसकी कोई जनगणना नहीं हुई है। पर जो मोटा मोटा मुझे अनुमान है 60-70 लाख है। गाय अभी सड़कों पर है। अब उन सड़कों पर उनको लाने के लिए क्या है, बारिश आ रही है, 8 दिन में अंदर बारिश आ जाएगी।
आपके कहाँ वेयर हाउस है, उनके लिए भूसा कहाँ है, उनको रखने के लिए त्रिपाल कहाँ बांधे, कुछ नहीं। गोवंश का करना है, गोवंश क्या करना क्या है, ये तो शिवराज जी ने भी 33,000 करके गए। दिन भर घोषणा। दूसरे दिन की हेडलाइन पढ़ लो तो ऐसा लगता था कि हम स्वर्ग में हैं। और चौथे दिन बाद पढ़ो तो लगता है कि ये हो क्या रहा है। तो हेडलाइन मैनेजमेंट की जगह नहीं, प्रॉब्लम मैनेजमेंट की तरफ काम करना होगा। आज मध्य प्रदेश बहुत ही मुश्किल दौर में है, फाइनेंशियली, सोशल जस्टिस में आप देख लीजिए, आए दिन अपराध हो रहे हैं। ये वर्ष तो गौवंश रक्षा वर्ष मनाया जा रहा है, लेकिन केदार जी सर गोवंश रक्षा वर्ष बनाया जा रहा है, पर कई गाय से जाके कान में पूछो तो सही कि वाकई में उनके लिए कुछ हो रहा है। पाव भर दाना उना खरीदा क्या इनने? किसी 4 गायों को पानी पिलाया क्या इनने? किसी 2 गाय की मरहम पट्टी करी है क्या? अभी बारिश आ रही है सर, पशुओं को देखना, इतने रोग लगते हैं, एक्सीडेंट के कारण इतना छिल जाते हैं, घाव हो जाते हैं, वो 4-4 महीने बारिश तक सूखते नहीं है। बैठने के लिए सूखी जगह नहीं है गोवंश के लिए। आप हम लोग सामान्य रोड पे, इसमें मैं बिना पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ जी, ये एक सामान्य जनमानस की बात है। छोटे छोटे गाय के बछड़े हैं सर, वो एक्सीडेंट में रोड पे पैर टूटे हुए पड़े, कौन ले जा रहा है? चलिए ठीक है, आपने बात कही कि अभी लंबा समय है देखने और परखने के लिए। वंदना त्रिपाठी जी, आप कुछ कहना चाह रही थी, कम शब्दों में अपनी बात रखें, फिर आर.के. शुक्ला जी के पास आऊंगा। वंदना त्रिपाठी जी। देखिए केदार भाई को मैं चाहती हूँ कि देखिए जो रेत माफियाओं के खिलाफ जो बात हो रही है, तो देखिए जो आईपीसी की धाराएं बनी हुई हैं उन्हीं के तहत हम कार्य कर सकते हैं। आईपीसी में ऐसा कोई सख्त कानून बना नहीं है, जितना है उसके अंतर्गत हम कार्य कर रहे हैं। सबसे बड़ा अगर कुछ कार्य किया जा सकता है तो वो उनके सामानों की जब्ती करना है, उनके मनोबल को तोड़ना, और कहीं ना कहीं वो हमारी सरकार ने किया है। आपने देखा उनके पोकलिन, डंपर, जेसीबी सब जब्त कर लिए गए हैं। तो किसी न किसी प्रकार से हमें इन माफियाओं को मनोबल को गिराना है, इसे तोड़ना है। उसके अलावा पर्यावरण के जो नियम बने हुए हैं उसके हाथों हम बंधे हुए हैं। हाँ, ये जरूर है कि हमें ये कोशिश करना चाहिए कि हम उन नियमों में बदलाव लाए, धीरे धीरे समय के साथ इन नियम बदलाव भी लाए। जिस प्रकार से कानून लागू करने की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं इस पर भी कोई ना कोई एक्शन अवश्य दिखा, क्योंकि हम तो हमेशा चाहते हैं कि हमारे राज्य में कानून सुचारू रूप से, जैसा कि आपने कहा वंदना जी के हाथ बंधे हुए हैं, कानून है और कानून के तहत आप कार्रवाई करते। वापस आता हूँ आपके पास। डॉक्टर आर.के. शुक्ला जी, आपसे जानना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, पहले दिन के फैसले से आज के कैबिनेट के फैसले तक का सफर, क्योंकि इस बीच में आचार संहिता भी रही है, लोकसभा चुनाव रहे हैं, पार्टी के कार्यक्रमों में व्यस्त रहे हैं, उसको देखते हुए जैसे कि आज उन्होंने बताया, उपलब्धियां भी गिनाई हैं राज्य सरकार की और अपनी उपलब्धियां भी बताई हैं उन्होंने, इसके बीच में आज की कैबिनेट में जो फैसले हुए हैं उन फैसलों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि मोहन मंत्रिमंडल की आज जो मीटिंग में जो भी निर्णय पारित किए गए हैं या डिसीजन लिए गए हैं, उनमें अधिकांश तो सिर्फ और सिर्फ लाभार्थी योजनाएं हैं, ठीक है। लेकिन अगर मोहन सरकार ने 40,491 नए पदों का सृजन किया है, तो निश्चित रूप से ये एक स्वागत योग्य कदम है। इससे कुछ प्रतिशत बेरोजगारी में या बेरोजगारों को मदद मिलेगी। लेकिन इसके साथ में एक प्रश्न ये खड़ा होता है कि जो पिछले कई सालों से हमारे प्रदेश में जो भी इन्हें सरकारी भर्तियों पर कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से जो इन्हें ग्रहण लग जाता है, क्या उस ग्रहण को दूर करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कोई योजना बनाई है, या सिर्फ वही होगा कि बेरोजगार फॉर्म भरेंगे, परीक्षाएं होंगी, पता चलेगा या तो पेपर लीक हो गया या रिजल्ट ही नहीं आया? अगर मोहन सरकार इस दिशा में ईमानदार प्रयास करके कुछ 46,491 पदों पर भी भर्तियां कर पाती है, तो मैं समझूंगा कि इस सरकार की ये सबसे बड़ी उपलब्धि कहलाएगी। ठीक है, यहाँ एक बात और आई है कि जिस तरह से आपने पदों की बात कही है और 24,420 करोड़ रुपए जो हैं वो जारी किए जा रहे हैं बिजली की सब्सिडी के लिए, आम लोगों के लिए, ST-SC वर्ग के लिए, किसानों के लिए। किसानों का समस्या, किसानों को जो मुद्दा है, बड़ा मुद्दा हमेशा रहा है मध्य प्रदेश में, किसान आंदोलन को लेकर के, किसानों की समस्या को लेकर के, किसानों की फसल की खरीदी को लेकर के। तो ये किसानों को जो यदि सौगात दी जा रही, तो ये किसानों को क्या ढांढस बंधाया जा रहा है कि सरकार उनके साथ है, या वास्तव में किसानों के हितों की रक्षा करने का प्रयास किया जा रहा है? नहीं, जैसे कि आप ही ने बताया कि ये क्या है, 24,420 करोड़ रुपए की सब्सिडी है, ठीक है ना।
अब जो किसान अगर उसने बिजली बिलों का उपयोग कर चुका है, ठीक है, आज उसके ऊपर वो कर्ज कहलाएगा, लेकिन उसका कर्ज उतर रहा है। होना क्या चाहिए कि कर्ज की जो है ना, हमारे प्रदेश का छोटा किसान है, वो आने वाले समय में अपनी फसलों का किस प्रकार से ज्यादा उत्पादन कर सके, इसकी ओर सरकारों को कदम बढ़ाने चाहिए, ना कि सिर्फ सब्सिडी। लाभार्थी वही हुई कि जैसा 5 किलो अनाज बट रहा 80 करोड़ को, ऐसा आपने किसानों के जो पुराने बिजली बिल थे वो आपने सब्सिडी कम कर दी, कुछ उनको आर्थिक मदद हुई है। लेकिन होना ये चाहिए था कि उन किसानों के लिए आगामी वर्ष की योजनाओं को ध्यान में रखते हुए अगर प्रदेश सरकार कदम उठाती है तो ये कहीं ज्यादा किसानों के लिए लाभान्वित करने वाला कदम होगा। ठीक है, आपने सही कहा कि ये किसानों को लाभान्वित करने वाला कदम होगा कि किसान ज़्यादा लाभान्वित होंगे। लेकिन केदार सिरोही जी, अभी आपने बात कही गौवंश की, बारिश का समय आ रहा है, सरकार की क्या तैयारियां हैं? सरकार ने गौवंश की रक्षा का वर्ष ये बनाया गया कि ये जो वर्ष है ये गौवंश रक्षा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। अभी कुछ ही समय के बाद विधानसभा का सत्र प्रारंभ हो रहा है। हमने देखा है कांग्रेस की तैयारी है कि उन्होंने 7 सवाल तैयार किए हैं और वो तमाम चीज़ें सरकार को घेरने के लिए कि सदन के अंदर सरकार पर सवाल खड़े किए जाएंगे, राज्य सरकार को घेरा जाएगा, वो तमाम तैयारियां। उन पूरी तैयारियों में गौवंश की कोई तैयारी, मुझे ऐसा नहीं कि गौवंश के प्रति कांग्रेस चिंतित, तो आपकी चिंता बिल्कुल जायज़ है और आपने चिंता व्यक्त की है, आम नागरिक की हैसियत से की है, कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में की है। लेकिन पार्टी के जो लोग हैं जब वो सदन की बात करते हैं कि सदन में हम सरकार को इन मुद्दों पर घेरेंगे, तो उसमें गौवंश की बात नहीं होती। फिर सरकार अगर ये चला रही गौवंश रक्षा वर्ष ये है तो ये सरकार का एक अच्छा प्रयास माना जा सकता है। जी नहीं, इसमें थोड़ा सा मैं सर सुधार कर दूं जी। हम लोग काफी चिंतित थे। हाँ, इसमें 2-3 एंगल से बातचीत हो रही है। तो इसमें किसानों के एंगल से आप देखिए, हाँ, हमने बातचीत इस पे शुरू की है, इस पे लड़ भी रहे हैं कि जो छुट्टे पशु हैं और जो जंगली पशु हैं उनके कारण मध्य प्रदेश में किसानों को फसलों पर बहुत नुकसान हो रहा है, जिसमें विशेषकर वो नीलगाय कह लो, उसको अलग अलग नाम है उसके, तो वो उससे सबसे ज्यादा नुकसान है। गायों से नुकसान है, जो छुट्टे पशु है इनके। दूसरी बात, जो सुअर है, हिरन है, इस तरह के तमाम जो जंगली जानवर है उनके से फसलों को बड़ा नुकसान है और उसकी भरपाई का कहीं कोई मैकेनिज्म। सर मेरा बहुत स्पष्ट मानना होता है सरकार जी, जो भी चीज होगी पैसे से होगी। हाँ, पहले ये बताओ कितना पैसा है साल मनाने के लिए। हाँ, बाकी तो मैं कल घोषणा कर दूंगा कि मैं मुख्यमंत्री सुरक्षा साल, मुख्यमंत्री सम्मान साल, हाँ, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा साल, और 100-500 गिना दूंगा। हाँ, अरे जी टिकड़ी क्या जा रही है, रुपया क्या जा रहा है उधर। ठीक है, गाय को भूसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, गाय को पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, गाय को दवाई खरीदने का मिलेगा कि नहीं, उनकी केयर टेकर जो उसकी तनख्वाह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो वहाँ पर तिरपाल लगाएंगे, उसके पैसे कौन देगा, बात यहाँ पर है। ठीक है, यही सवाल पूछ रहा हूँ, यही सवाल पूछ रहा हूँ। वंदना जी, केदार जी ने कुछ सवाल खड़े किए हैं। जी देखिए, जब हम गौवंश की सुरक्षा की बात कर रहे हैं केदार भाई, तो हम सब चीजों का इंतजाम करेंगे। गायों का संरक्षण कैसे हो कि किस प्रकार से उनकी संख्या वृद्धि हो, किस प्रकार से वो उन्हें बीमारियों से बचाया जा सके, उन्हें प्रॉपर खाना जो भी है, उनका भोजन, दाना, पानी, जो भी उनके लिए खली चुनी, उस सब इंतजाम किया जाए। हाँ। गर्मियों में उनके लिए, बरसात में उनके लिए तिरपाल लगा के उन्हें सही तरीके से रखा जाए। हर चीज की चिंता सरकार करेगी और इसीलिए इस साल को हमने गौवंश रक्षा वर्ष के नाम से मनाने का संकल्प लिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि गायों की संख्या करना है कि गाय जो हमारे यहाँ देवी के रूप में पूजी जाती है, संरक्षण, और इसमें हम और आप। ठीक है, जैसे से आपने कहा कि तैयारी है पूरी, और इन पूरी तैयारियों के साथ में ये वर्ष मनाया जा रहा है। लेकिन प्रदेश के विकास की बात करें, बिजली की बात करें, किसानों की बात करें, शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, तो स्वास्थ्य के लिए ठीक है कि ये 24,000 पद भरे जा रहे हैं और 607 पद जो हैं 607 पद जो हैं वो प्रमोशन वाले भी भरे जाएंगे, उसमें तमाम चीज आपने बातें कही। लेकिन यहाँ केदार सिरोही जी बात आ रही है, आपने कहा पैसा है कि नहीं, तो लेकिन यदि हम घर पर भी कोई छोटा सा काम करते हैं, कोई छोटी सी योजना बनाते हैं, छोटा सा कार्यक्रम होता है, तो उसके लिए पहले सारी चीजें कर ली, तो सरकार ने तैयारी तो कर रखी होगी। आपकी क्या अपेक्षाएं हैं विपक्ष में होने के नाते, प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश की जनता के लिए आप सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं और क्या चाहते हैं? देखिए,
हम लोकतांत्रिक देश में सरकार पे चुने। लोग वोट क्यों करते हैं? वोट इसलिए करते हैं कि तमाम जो बड़े लोग हैं उनसे टैक्स लें, जो जरूरतमंद है उन लोगों तक सुविधा पहुंचाए। जिन लोगों को नौकरी नहीं दे पाई, जिन लोगों के यहाँ खाने के लिए प्रॉब्लम है, जो अपने परिवार चलाने के लिए प्रॉब्लम है, उनके लिए एक तो नौकरी की व्यवस्था हो, और जब तक उनकी नौकरी की व्यवस्था नहीं हो रही तब तक उनके लिए स्टाइपेंड, जो भी उनको 5 किलो 10 किलो अनाज मिल रहा है, स्वास्थ्य की सेवाएं मिल रहा है, जो फ्री ट्रांसपोर्ट मिल रहा है, वो तमाम चीजें करी जानी चाहिए। पर सवाल यह है कि मध्य प्रदेश का जो वातावरण है उसमें भ्रष्टाचार बहुत बड़ा है। नहीं, क्या आपने बेरोजगारी की बात कही केदार सिरोही जी, तो क्या आप रोजगार भत्ते के लिए प्रदर्शन करेंगे, सरकार से मांग रखेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हमने उसमें रखा ही है। हम ये देखिए, सरकार इसमें बहुत स्पष्ट बात है। बात ये है कि जब हम सरकार चुनते हैं तो सरकार इसलिए चुनता है आदमी वोट डाल के कि हमारी सबकी समस्याओं का जिम्मेदारी देना। वोट देने का मतलब क्या है? मतलब वोट देने का मतलब आई ट्रांसफर माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू समवन। इससे अलावा तो ज्यादा कुछ होता नहीं है। कि हमारी जितनी प्रॉब्लम उसका ठेका बोले देसी भाषा में। अब वो ठेके में है कि बिजली भी सस्ती दे, शिक्षा भी दे, स्वास्थ्य भी दे, रोजगार भी दे, किसानों को पैसा भी दे, जिनके घर बुजुर्ग है उनको पेंशन भी दे, जो वृद्धाश्रम में है उनके लिए दोनों टाइम की रोटी भी व्यवस्था हो जाए, जो तनख्वाह पर है सरकार के उन लोगों को समय पर तनख्वाह मिल जाए, आप हमारे जैसे लोगों को सड़क पे चले तो सुरक्षा मिल जाए। ठीक है, यही चाहते हैं ना सरकार। ठीक है, तो चीजों की बात कर रहे हैं। आपने तमाम तरह की सुरक्षाओं की बात कही, रोजगार की बात कही, आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा की बात कही, लेकिन यहाँ डॉक्टर आर.के. शुक्ला जी आपसे जानना चाहूँगा कि एक राज्य सरकार की जिम्मेदारियाँ होती हैं कि प्रदेश के नागरिक को, चाहे वो स्वास्थ्य सुरक्षा हो, आर्थिक सुरक्षा हो, रोजगार की बात है, रोजगार एक बड़ी समस्या है, वैश्विक पैमाने पर है, भारत में सबसे ज़्यादा ये समस्या यदि है, तो इसको लेकर भी सरकार को और क्या कदम उठाने चाहिए, साथ ही सरकार अभी जहाँ है, जिस पैमाने पर है, जिस सोपान पर, जिस पायदान पर है, उस पायदान पर रहते हुए प्रदेश का विकास कैसे किया जा सकता है? देखिए, चूंकि हमारे प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, वो प्रदेश वासियों ने 100% भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद स्वरूप पूरी की पूरी सीटें प्रदान करी हैं। तो अब अगर प्रदेश सरकार पैसे का रोना रोती है तो शायद ये प्रदेश के साथ न्याय नहीं होगा। दूसरा प्रश्न होता है कि सरकार क्या करे। मेरा मानना है, हो सकता है कि जो हमारे साथी पैनलिस्ट है वो हमसे सहमत ना हो, कि कोई भी सरकार अगर लाभार्थी योजनाओं के माध्यम से अस्थायी लाभ अपने प्रदेश की जनता को प्रदान करती है तो इससे जनता का या प्रदेश का भला होने वाला नहीं है। आप बेरोजगारी भत्ता मत दीजिए, आप रोजगार सृजन कीजिए, क्योंकि अगर आपने एक बार भत्ता दे दिया तो वो 8-15 दिन में, 1 महीने में खत्म हो जाएगा। आप भत्ता मत दे, उतने रोजगार उत्पन्न करें। अब वो आप सरकारी क्षेत्र में कर सकते हैं, प्राइवेट क्षेत्र में कर सकते हैं, स्वरोजगार स्कीमों के माध्यम से कर सकते हैं। अगर सरकार इस ओर जिन्हें सकारात्मक प्रयास करती है तो शायद कहीं बेरोजगारी में या बेरोजगारों को स्थायी मदद प्रदान की जा सकती है। अन्यथा जैसी अन्य विभिन्न प्रकार की लाभार्थी योजनाएं चल रही हैं, एक योजना और चल जाएगी, तुरंत लाभ जनता को भी मिल जाएगा, सरकारों को भी मिल जाएगा, प्रदेश का इससे स्थायी भला होने वाला नहीं। बिल्कुल सही कहा कि यहाँ यदि बात है कि बेरोजगारी भत्ता देने से बेहतर है रोजगार के अवसर सृजन किए जाएं, लोगों को लेकर खाने से अपेक्षा कमाकर खाने की यदि प्रवृत्ति पनपती है तो वो प्रदेश के बौद्धिक विकास की ओर भी अग्रसित होती है, साथ ही प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए इस तरह की योजनाएं क्रियान्वित होंगी। लेकिन ये भी बात है कि आज जिस उपलब्धियां बताई गई हैं, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपनी उपलब्धियां बताई हैं, कैबिनेट में जो फैसले हुए हैं, रोजगार की बात कही गई, स्वास्थ्य विभाग की बात की, क्योंकि पिछली जो बैठक हुई थी, समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा था कि स्वास्थ्य विभाग के उन्नयन के लिए और स्वास्थ्य विभाग में सब कुछ काम सुचारू रूप से चले, उसके लिए तमाम तरह के प्रयास किए जाना। हालांकि बिंदु और हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय हमें अनुमति नहीं देता, इसलिए चर्चा को विराम देंगे। वंदना त्रिपाठी जी, केदार सिरोही जी, डॉक्टर आर.के. शुक्ला जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। मोदी की राह पर मोहन चल तो रहे हैं, लेकिन ये राह कितनी आसान होगी, क्योंकि वो देश चला रहे हैं और मोदी जहाँ एक तरफ देश चला रहे हैं तो मोहन यादव प्रदेश चला रहे हैं। तो अब प्रदेश चलाने में, क्योंकि जो चीज़ें हैं, आज कैबिनेट की बैठक हुई है, अपनी उपलब्धियाँ बताई हैं,
कुछ समस्याएं हैं, क्योंकि एक तरफ जहां विपक्ष तैयारी किए बैठा है सदन में घेरने की, कि सदन में सरकार को घेरना है और प्रदेश के विकास के लिए बातें करना है, तो राज्य सरकार की क्या तैयारियां, राज्य सरकार क्या कदम उठाने जा रही है और जो प्रदेश की समस्याएं हैं उन समस्याओं के समाधान के लिए राज्य सरकार के पास क्या मुफीद तरीके हैं जिनसे उन समस्याओं का समाधान हो सके, ये देखना दिलचस्प होगा। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहें देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।